पाना है जो मुकाम वो अभी बाकी है। अभी तो आए हैं जमीन पर, आसमान की उड़ान अभी बाकी है। अभी तो लोगों ने सिर्फ सुना है मेरा नाम, अभी इस नाम की पहचान बनाना बाकी है। और ये नाम है ओसामा बख्तियार, जिन्होंने वेस्ट बंगाल सिविल सर्विस ग्रुप बी में रैंक 8 हासिल की है एंड ही सिलेक्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। वेलकम ओसामा टू स्टडी आईक्यू। शुक्रिया मैम, थैंक यू देवांशु जी फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू स्टडी आईक्यू फॉर प्रोवाइडिंग मी सच एन ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म फॉर शेयरिंग माय एक्सपीरियंस। थैंक यू। It's absolute pleasure to have you Osama जी here on Study IQ। शुरुआत में इसी से करूंगी, क्या मोटिवेशन था सिविल सर्विस में आने का और पर्टिकुलरली यूनिफॉर्म जॉब का? शुक्रिया मैम। यूनिफॉर्म जॉब के आने का मैं बहुत पहले से एक क्रेज रहता है लड़कों में, जनरली मुझ में तो बहुत पहले से क्रेज था यूनिफॉर्म पोस्ट में आने के लिए। मेरा दो टारगेट था कि मैं इधर डिफेंस में जाऊं या पुलिस में जाऊं। मैंने डिफेंस में जाने को मैंने बहुत बार एनडीए दिया, 2012 में 13 में एनडीए दिया। अनफॉर्चुनेटली मैं एसएसबी क्लियर नहीं कर पाया। फिर मैंने सीडीएस दिया, सीडीएस का भी मेरा एसएसबी क्लियर नहीं हुआ। फिर मैंने एफकेट दिया, एफकेट कर भी एसएसबी क्लियर नहीं हो पाया। फिर वो एक दौर आता है कि जब आपका एज खत्म हो जाता है इन सब चीज़। तो फिर मैंने सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स एग्जाम दिया, असिस्टेंट कमांडेंट, जो यूपीएससी कंडक्ट करवाती है। मैंने 2018, 19, 20 तीनों बार मैंने मेंस क्वालिफाई किया, लेकिन तीनों बार मुझसे फिजिकल क्वालिफाई नहीं हो पाया। मैं 100 मीटर रनिंग में मैं आउट हो जाता था। तो उसके बाद फिर वो डिसाइड किया मैंने पुलिस सर्विस की तरफ आने, क्योंकि यूनिफॉर्म पोस्ट में आइदर आप डिफेंस में जाएं या फिर पुलिस में। तो मैंने डिफेंस का अपना जितना कोटा था उसको पूरा एग्जॉस्ट करने के बाद फिर मेरा ध्यान आया पुलिस सर्विस की तरफ। 2003-10 उसके बाद वाले साहब से जो पुलिस का बहुत इंटरेक्शन था, तो मुझे बहुत एक वक्त देख देख के एक आदत हो गई थी पुलिस के बारे में। एक आइडिया बन गया था कि पुलिस होती क्या है, लोगों की मदद करती है, जो लोग सोसाइटी में अच्छा काम करना चाहते हैं उनको सपोर्ट करती है। लेकिन वो वक्त है 2003 का, 2004 का, जब मेरी उम्र बहुत कम थी, मतलब 11-12 साल। फाइनली मैं 2010 में मैंने 10th पास की, 2012 में मैंने अपनी 12th कंप्लीट। उसके बाद मेरा ध्यान आ गया डिफेंस सर्विस की तरफ। मैंने एनडीए दिया, 2 बार एनडीए फेल किया, 2 बार। तो फिर सीडीएस में एसएसबी क्वालिफाई नहीं हो पाए। फिर मैंने एफकेट दिया, एफकेट की एसएसबी क्वालिफाई नहीं हो पाई। उसके बाद मैंने सेंट्रल आर्म पुलिस और असिस्टेंट कमांडेंट 3 बार पास किया, 18, 19, 20 तीनों बार मुझसे फिजिकल क्वालिफाई नहीं किया गया। उसके बाद अब मेरे पास यूनिफॉर्म जॉब के लिए एक सर्विस बची पुलिस। लेकिन वो सिर्फ ऐसी नहीं है कि डिफेंस नहीं होने की वजह से फिर पुलिस मैंने ज्वाइन किया। वो एक पहले से एक फीलिंग थी पुलिस को, वो थोड़ी देर के लिए डिफेंस की वजह से दब गई थी, वो एक वापस आपके अंदर आ गई। वो वापस आने की कुछ रीजन है मैम, जिसकी वजह से वो बहुत स्ट्रांगली हुई। पहली ये कि मुझे एक वाकया याद है, वो 26/11 का वो जो टेरर अटैक हुआ था मुंबई पे। हम लोग सब घर पे बैठे हुए थे, मुझे पूरा वो वाकया याद है। वालिद साहब हम लोग सब पे बैठे हुए थे और सिर्फ टीवी में सिर्फ दो लोगों को दिखाया जा रहा था, एक टेररिस्ट के साथ जो इनकाउंटर चल रहा था और एक पुलिस का। तो वो जो पुलिस का जो पहले से गुडविल चेहरा आपके साथ बना हुआ है, फिर आप उसको देख रहे हैं, लाइव टीवी पे देख रहे हैं, तो वो जो आपको जो विलिंगनेस टू कम इनटू दिस पुलिस सर्विस वो स्ट्रांग होते जाता है। फिर उसी तरह कुछ और वाकये हुए। वो निर्भया रेप केस मैंने जो पूरा पढ़ा, वो दिल्ली वाला, कि 5 दिन के अंदर पुलिस ने उन एक्यूज को पकड़ लिया। तो उस वक्त जो पूरा टर्मोइल था पूरे हिंदुस्तान में, कैसे पुलिस ने 5 दिन में पकड़ लिया, वो एक बहुत काबिल तहसीन बात है। पुलिस ने जो उसको 5 दिन पकड़ा, तो उससे क्या हुआ, जो मेरे अंदर जो फीलिंग थी कि नहीं पुलिस में आनी चाहिए, वो थोड़ी और मजबूत हुई। ये मजबूती मैम फाइनली कंसोलिडेट हुई मेरी माइंड। 2017, 18 और 19 का वो वाकया है। हमारा जो हुगली डिस्ट्रिक्ट है वो थोड़ा सा सेंसिटिव है, कम्युनली थोड़ा सा सेंसिटिव है। तो वो वाकई में वहाँ पे मैंने देखा कि पुलिस ने, आपको याद होगा 2 साल पहले दिल्लीपाड़ा एरिया में कम्युनल राइट जैसे थोड़े से हालात बन गए थे। पुलिस ने उन हालात को, उस पूरे सिचुएशन को बहुत अच्छे से डील किया। उस वक्त मैं दिल्ली में था, दिल्ली में घर में बात होती थी, सब लोग बहुत एश्योर करते थे कि नहीं पुलिस ने बहुत अच्छे से मेंटेन किया हुआ है, कोई डरने की बात नहीं है, तुम अपनी पूरी फोकस पढ़ाई पे करो। तो ये एक जो जो फीलिंग आती है अंदर से कि नहीं घर पे सब कोई सेफ है, जो सेफनेस की फीलिंग थी। आप दूर बैठे हुए हैं, 1500 किलोमीटर दूर दिल्ली में बैठे हुए हैं, घर पे सब लोग सेफ हैं, न्यूज़ देख रहे हैं आप। तो यहाँ से फाइनली जो मोटिवेटर आया मैम कि नहीं अब मुझे पुलिस में जाना चाहिए, मुझे पुलिस सर्विस ज्वाइन करना चाहिए। तो वो फाइनली मेरा, तो मैं देखूंगा कि मेरी पर्सनल रीजन भी है पुलिस सर्विस ज्वाइन करने के लिए। वो जो पुलिस ने मेरी वालिद साहब को सपोर्ट किया बहुत बार, वो सोशल जो हर्डल्स फेस किए, फिर नेशनल इंटरेस्ट भी है। वो कैसे 2026 11 निर्भया रेप केस,
और फाइनली जो सोशल इश्यूज थे, जो कम्युनल टेंशंस का जो माहौल था, उसको भी पुलिस ने कैसे बहुत अच्छे से शूट आउट किया। तो मैं अपनी जो मोटिवेशन है पुलिस को, उसको मैं ऐसे बताऊंगा। सामन जी, you've got all the right reasons to get into the civil service। ये बहुत जरूरी होता है कि आप जब आप किसी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास मोटिवेशन होना चाहिए, और आपको पता था किस एग्जैक्ट मोटिव की वजह से आप इतने बड़े एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। उसामा जी, अब हम बात करते हैं वेस्ट बंगाल सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की। हमने आपका मोटिवेशन जाना और रियली इट्स वेरी इंस्पायरिंग, एंड सभी एस्पिरेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी सीख है कि आप जब एग्जामिनेशन में आए तो वाई की तलाश जरूर करके आए। उसामा जी, जैसे अब मैंने कहा कि हम प्रिपरेशन की तरफ चलते हैं। स्पेसिफिकली बहुत सारे एग्जामिनेशन आपने दिए, चाहे वो एनडीए क्या हो गया, डिफेंस का हो गया, सीएपीएफ, बट कहीं 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 ना कहीं आप फाइनल लिस्ट से हर बार चूक गए। लेकिन वेस्ट बंगाल सिविल सर्विस एग्जामिनेशन को आपने बहुत ही अच्छे रैंक के साथ क्लियर किया। कब से आपने इस एग्जामिनेशन की तैयारी शुरू की? मैं फाइनली 2012 में जब मैंने एनडीए दिया था, तो उस वक्त से मैंने थोड़ी सी सिविल सर्विसेज के लिए पढ़ाई शुरू की थी। लेकिन जो उस वक्त एज मेरी बहुत कम थी, 16.5 साल, तो आपको फाइनली पता नहीं रहता है कि आपको कैसे किसी एक गोल को जाना है, लेकिन उस गोल को जाने के लिए रास्ते कैसे हैं वो आपको पता नहीं रहता है। तो मैंने एनडीए दिया, एनडीए के बाद ग्रेजुएशन मैंने इंजीनियरिंग सीखी। लेकिन इंजीनियरिंग में फ्रैंकली बताऊं, मैं 1-2 साल के बाद मुझे ऐसा फील हुआ कि नहीं, वो इंजीनियरिंग मेरे लिए नहीं है। वो बस मैंने वो किया कि अच्छा इंजीनियरिंग चलो मेरे लिए नहीं है, मैं इंजीनियरिंग के लिए नहीं बना हूँ। तो फिर मैंने सिविल सर्विसेज की तरफ ध्यान दिया। तो मेरी जो फाइनली जो प्रिपरेशन शुरू हुई, 2017 नवंबर में मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई है इंजीनियरिंग। मैंने उससे 1 साल पहले शुरू किया था, 2016 में। और मैंने किया क्या कि मैं न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत पहले से मैंने शुरू कर दिया था। 2015-16 से मैं न्यूज़पेपर पढ़ता था, करंट इश्यूज मुझे पता रहते थे। मैं सीडीएस या एनडीए या सीएपीएफ के बारे में पहले से मुझे नॉलेज थी, तो इन सब के बारे में मैं पहले से जान रखता था। तो वो जो फेज था, जो इसका जो फेज था इंजीनियरिंग के लास्ट ईयर का, तो मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई की। जो बुक्स जो जितनी पढ़नी थी वो मैंने पढ़ी। और मेरा कॉलेज मेरे घर से 25 किलोमीटर था, तो वो जो ट्रेन में 1 घंटा या 1.5 घंटा गुजारना होता था, वो मैं वीडियोस देखता था, स्टडी आईक्यू के वीडियोस देखता था बहुत बार अंकित अग्रवाल साहब की वो वीडियो थी वो देखता था। तो वो पूरा फेज मैंने एटलीस्ट सिर्फ अपनी कमांड बनाई है करंट इश्यूज पे, सोशल इश्यूज पे। जो फाइनली पढ़ने की जो बात आई है, तो 2017 नवंबर में जब मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई, तब मैंने डेडिकेटेड पढ़ना शुरू। उसामा जी, अगर हम बात करें आपके प्रिपरेशन की, तो एक जो बेस बिल्डिंग होती है वो बहुत ही शुरुआत स्टेज में ही आपने शुरू कर दी थी। अगर हम वेस्ट बंगाल सिविल सर्विस की बात करें तो इसका जो पैटर्न है वो काफी अलग है। अब इसके पैटर्न के साथ एक एस्पिरेंट को, एक स्टूडेंट को किस तरीके से तैयारी शुरुआत करनी चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए, आपने क्या स्ट्रैटेजी बनाई? हाँ, वो मैम आपने सही कहा। वेस्ट बंगाल सिविल सर्विस का जो पैटर्न है वो थोड़ा सा अलग है। बाकी स्टेट में उसको सब्जेक्टिव है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव। यहाँ पे एक्चुअली 8 पेपर होते हैं। 2 पेपर आपके लैंग्वेज के होते हैं, जैसे मेरा उर्दू था, फिर इंग्लिश था। 4 पेपर वो जनरल स्टडीज के होते हैं और 2 पेपर आपके ऑप्शनल के होते हैं। तो ऑप्शन जैसे मेरा उर्दू था। तो आपकी स्ट्रेटजी सबसे पहले तो ये होनी चाहिए कि आप सबसे पहले किसी भी एग्जाम के सिलेबस को अच्छे से समझें। उसके सिलेबस को आप उसको वक्त दें, एक-एक पॉइंट समझें कि सिलेबस डिफाइन क्या करता है, वो एग्जाम आपसे डिमांड क्या करता है, क्या चाहता है आपका एग्जाम। जब आप सिलेबस देख चुके हैं, उसके बाद आपका सेकंड स्टेज होना चाहिए उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे जाओ। जैसे टू वेस्ट बंगाल सिविल सर्विस का जो एग्जाम का पैटर्न है वो 2014 पे पूरा कंप्लीटली चेंज हो गया है। वो अब ऑब्जेक्टिव बेस्ड है। तो आपका हो काम होना चाहिए कि 2014 से लेके 2019 या जब तक का वो पेपर आपके पास अवेलेबल है, उसको अच्छे से एनालाइज करें, देखें कौन सेक्शन में किस सेक्शन से ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, उस सेक्शन पे ज़्यादा अपनी पकड़ बनाएं। और जीएस में आप टारगेट करें ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करने के लिए। एक्चुअली हर पेपर इंपॉर्टेंट, लेकिन जीएस का जो पेपर है वो बहुत ज़्यादा आपको गेन दिला सकता है आपको फाइनल एंडिंग में। तो मैं बोलूँगा सिलेबस, एग्जाम का पैटर्न और बेटर एनालाइजिंग ऑफ द जीएस पेपर्स वुड फेच यू गुड मार्क्स इन द फाइनल। उसामा जी, जैसे आपने पैटर्न समझाया, और एग्जामिनेशन की डिमांड को समझना हर एक स्टूडेंट के लिए बेहद ही आवश्यक है। अगर हम आपके जनरल स्टडीज को जिस तरीके से आपने एम्फसाइज किया, 4 पेपर्स होते हैं, क्या अलग अलग पेपर्स की डिमांड और स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? जैसे 4 पेपर्स होते हैं मैम। पहला पेपर से हिस्ट्री ज्योग्राफी। हिस्ट्री ज्योग्राफी के लिए आपको जो मेंस का जो पैटर्न है वो आपको थोड़ा सा डेप्थ में पढ़ाई करनी होगी। प्रीलिम्स में भी हिस्ट्री ज्योग्राफी पूछे जाते हैं, लेकिन मेंस की हिस्ट्री ज्योग्राफी यू हैव टू गो इन द डीप।
आपको डीप में जाना होगा, आपको डेट के साथ पढ़ाई करनी होगी। ज्योग्राफी के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपको डायग्राम के साथ आप ज्योग्राफी की तैयारी। मैंने अपने साथ डायग्राम रखा था, इंडिया का नक्शा रखा था, वेस्ट बंगाल का डायग्राम अपने सामने रखा था। जितनी नदियाँ के बारे में मैं पढ़ रहा हूँ, मैं किसी जगह के बारे में पढ़ रहा हूँ, किसी सिटी के बारे में पढ़ रहा हूँ, तो वो नक्शा, वो डायग्राम मेरे दिमाग में होना चाहिए। वो आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। सेकंड पेपर की मैं बात करूँ, जैसे पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, तो देखिए पॉलिटी तो वो बाइबल ऑफ द पॉलिटी है लक्ष्मीकांत, वो आप पढ़ेंगे। उसके अलावा कुछ केसेस आते हैं वेस्ट बंगाल में, उस केसेस के बारे में पूछा जा सकता है। जैसे वो केशवानंद भारती केस के बारे में पूछा जाएगा, एलआईसी ऑफ इंडिया वर्सेस वो पूछा जाएगा 1980 वाला। तो आपको केसेस की एक पीडीएफ निकाल लेनी होगी, आपको केसेस पढ़नी होगी। पॉलिटी में क्या है कि ये केसेस पे आजकल 5 से 6 क्वेश्चन बन रहे हैं, और वही क्वेश्चन आपको लिस्ट में लाने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल नहीं। आपको तो लिस्ट में आना है, वो आपको एवरेज स्टूडेंट से ऊपर आना पड़ेगा, तो आपको केसेस पे बहुत अच्छे से ध्यान देना होगा। अदरवाइज पॉलिटी के क्वेश्चन तकरीबन सभी को ही 1995 करते हैं। फिर आ रहा इकोनॉमिक्स का सेक्शन, कि इकोनॉमिक्स का पैटर्न 2017 से वो चेंज हो गया। स्टैटिक इकोनॉमिक 2014 से 2017 तक स्टैटिक इकोनॉमिक पूछे जाते हैं, लेकिन 2017, 18, 19 और इस बार भी पूरा डायनामिक इकोनॉमिक्स पूछा गया है। तो आपकी सबसे अच्छी चीज़ है, इकोनॉमिक्स से पहले आप अपनी नॉलेज को, अपने बेस को बढ़ाएँ, अपने उसके बाद करंट इशू से रिलेट करें। जो भी इकोनॉमिक सिचुएशन अभी हिंदुस्तान में बन रही है या मगरबी बंगाल में बन रही है, आप उसको कनेक्ट करें उस स्टैटिक पोर्शन से, तभी आप अटेम्प्ट कर पाएँगे इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन, क्योंकि इकोनॉमिक्स का मेजर सेक्शन अभी वो पूरा डायनामिक बेस्ड है। थर्ड क्वेश्चन है वो साइंस का फिर करंट अफेयर्स का, स्टैटिक जीके का। तो स्टैटिक जीके ऐसा है कि आप जब तैयारी करेंगे डब्ल्यूबीसीएस की, तो वो अपने आप कवर होते जाता है। साइंस के लिए आपको थोड़ा-सा ध्यान देना होगा, डब्ल्यूबीसीएस के साइंस का पेपर थोड़ा-सा स्टैंडर्ड होता है। उसके लिए आप कोई भी एक स्टैंडर्ड बुक फ़ॉलो कर सकते हैं, वो आप पढ़ सकते हैं। और करंट अफेयर्स का एक सेक्शन बहुत इम्पोर्टेंट होता है। मैं करंट अफेयर्स को मैम ऐसे मानता हूँ, करंट अफेयर्स सिर्फ़ करंट अफेयर्स बोल के एक सेक्शन नहीं होता है। करंट अफेयर्स इन पॉलिटी भी होती है, करंट अफेयर्स इन इकोनॉमिक्स होती है, करंट अफेयर्स इन ज्योग्राफी भी होती है। कोई एक हालात जैसे मैं बताऊँ, जैसे वो चमोली डिस्ट्रिक्ट का जो एक इंसिडेंस हुआ, वो अब ये ज्योग्राफी में वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वो चमोली डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है, वो जो लैंडस्लाइड हुई वो किस स्टेट में हुई। तो करंट अफेयर्स विद ज्योग्राफी आपको कनेक्ट करना। तो हमारे लड़कों के लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदा वो यही है कि आप जब करंट अफेयर्स पढ़ें, तो उसको अलग-अलग सिर्फ़ करंट अफेयर्स सोच के ना पढ़ें, उसको रिलेट करें कि ये करंट अफेयर्स इकोनॉमिक्स का है, ये करंट अफेयर्स इसका है, पॉलिटी का है। और करंट अफेयर्स की कोई भी एक अच्छी पीडीएफ पढ़ सकते हैं। मैं स्टडी आईक्यू को फ़ॉलो करता था, वो जब मैंने बताया, जब मैं ट्रैवल करता था, तो मैंने स्टडी आईक्यू की वीडियो डाउनलोड कर लेता था। अग्रवाल साहब का बहुत-बहुत शुक्रिया, उनकी वजह से ये हुआ। तो मैंने उनकी वीडियो बहुत फ़ॉलो की है, स्टडी आईक्यू की वीडियो पर। अब कोई भी एक करंट अफेयर्स का आप पढ़ सकते हैं, और न्यूज़पेपर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है किसी भी एग्ज़ाम को पास करने के लिए। वो सिर्फ़ जीएस में आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, तो पेपर्स आपको अपने ऑप्शनल में, आपके लैंग्वेज पेपर में सपोर्ट करें। तो मैं पहले न्यूज़पेपर तो पढ़ता ही था, 2015-16 से मैंने डेडिकेटेडली न्यूज़पेपर पढ़ा है, और फिर करंट अफेयर्स मैंने वो देखा वीडियो। फोर्थ पेपर जो होता है वो है मैथ्स और रीज़निंग का। ये पेपर, चूँकि मैं मैथ्स में तो माशाल्लाह स्ट्रॉन्ग था पहले से, तो वो पेपर मेरा बहुत अच्छा है। मैथ्स पेपर आपको बहुत ज़्यादा लिस्ट में आगे ले जाया जा सकता है। तो मैथ्स और रीज़निंग के पेपर को, जो भी इसको वीडियो को देख रहे हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंटली मैथ्स और रीज़निंग के पेपर, आप कोई भी एक बुक से पढ़ सकते हैं। आर एस अग्रवाल की बुक है, या बहुत सारी स्टडी आईक्यू की वीडियोज़ भी आती है, तो आप देख सकते हैं। मैथ्स और रीज़निंग का पेपर बहुत उसामा जी, आपने बात की कि किस तरीके से एक डिटेल बताया चारों जनरल स्टडीज के पेपर्स को कैसे डील करना है। मैं उर्दू ऑप्शनल के बारे में बात करना चाहूंगी। ऑप्शनल सब्जेक्टिव इन नेचर होता है, और सबसे पहला प्रश्न कि उर्दू क्यों ऑप्शनल आपने लिया? हाँ, मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। उसके बाद वो मैंने वेस्ट बंगाल फॉरेस्ट सर्विस में मेरी ऑप्शनल की सब्जेक्ट थी एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग एंड एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। फिर मैंने सिविल सर्विसेज में उर्दू ऑप्शनल चूज़ की। तो मैं, हाँ, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग क्यों मैंने नहीं लिया, उसकी सबसे बड़ी रीज़न है कि उसका सिलेबस बहुत वास्ट है। ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, और मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में इसको क्लियर किया। तो मैंने देखा कि पहली बात तो मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैं खुद बता चुका हूँ फ्रैंकली स्पीकिंग, कि मैंने इंजीनियरिंग बस गुज़ारी है, मैंने इंजीनियरिंग में जिया नहीं है, इंजीनियरिंग में मैं बसा नहीं। अगर मैं इंजीनियरिंग में बसता, तो मैं ऑब्वियसली मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एज़ अ ऑप्शनल लेता। दूसरी बात, उसका सिलेबस इतना ह्यूज है कि मैं उसको 1 साल में या थोड़े दिन में मैं कंप्लीट नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। सबसे पहली चीज़ जो मेरे दिमाग में आई कि एक ऐसी सब्जेक्ट लो, जो जिसमें आप जी पाओ, जो
जिसमें आप इंटरेस्ट शो कर पाओ, जिसका सिलेबस इतना कंसाइज हो कि आप कर पाए 1 महीने में और उसको रिवाइज कर पाए 1 साल में। तो मेरे पास 2-3 ऑप्शन थे। मैं इंग्लिश लिटरेचर ले सकता था, एंथ्रोपोलॉजी थे, ज्योग्राफी थे, उर्दू था। तो मेरा घर का माहौल एक उर्दू वाला माहौल है। मेरे वालिद साहब, मेरी अम्मी और मेरी जो बड़ी बाजी हैं, वो सब उन्होंने एमए किया हुआ उर्दू में, पीएचडी किया हुआ उर्दू में। तो वहाँ से मुझे रिसोर्स अवेलेबल हो गया और उर्दू में चूँकि पूरा घराना उर्दू का था, तो मैंने इसको एज़ अ ऑप्शनल चूज़ किया। उर्दू का सिलेबस बहुत कम साइज़ है, आप आराम से कर सकते हैं। अगर 1 साल आप फ़ोकस करें उस पे अच्छे से, लिखने की प्रैक्टिस कीजिए, तो इंशाल्लाह उर्दू हो जाएगा। उसकी कोई बहुत ज़्यादा इश्यू नहीं है। इसीलिए मैंने उर्दू को एज़ एन ऑप्शन चूज़ किया। और तैयारी कैसे करते हैं उर्दू ऑप्शन, जो भी स्टूडेंट्स लेने की सोच रहे हैं, उन्होंने ले रखा है? उर्दू के लिए सबसे अच्छी चीज़ है कि आप उसके किसी भी ऑप्शन के लिए आप के उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पहले एनालाइज़ करें, ये बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़, जैसे मैंने 2014 से 2018 तक उर्दू के जितने भी क्वेश्चन्स आए थे प्रीवियस ईयर, उसको बहुत अच्छे से एनालाइज़ किया था, उसके सैंपल नोट्स बनाए थे और देखा था कि अगर ऐसे क्वेश्चन दोबारा आए तो मैं इसको कैसे लिखूँ। दूसरी चीज़, आप स्टैंडर्ड बुक फ़ॉलो करें। ऑप्शनल कभी भी नोट्स या तुक्के से नहीं लगेगा। आप एक स्टैंडर्ड बुक आप फ़ॉलो करेंगे, उसके बाद ही नोट्स आपको हेल्पफुल करेंगे। अगर आप सिर्फ़ डायरेक्ट नोट्स पढ़ेंगे तो आप कभी ऑप्शनल आपका सही नहीं जाएगा। आप पहले एक स्टैंडर्ड बुक फ़ॉलो करें, उसके बाद नोट्स, जो कहीं भी नोट्स अगर या रेडीमेड मटेरियल आपको अवेलेबल है तो वहाँ से पढ़ाएँ। तो मैंने उर्दू की हमारे सिलेबस में जितनी चीज़ें हैं, उन सब की किताबें खरीद ली थी। जैसे गालिब के बारे में आ रहा है तो मैंने पूरा गालिब का वो दीवान खरीद लिया था। हर शेर मैंने गालिब के बारे में पढ़ा था। उसके बाद मैंने जो मटेरियल जो मुझे मार्केट से अवेलेबल है, वो मैंने पढ़ी। और ऑप्शनल आपको लिख के प्रैक्टिस करनी है। आप जीएस पेपर क्या है कि जीएस पेपर आप सिर्फ़ पढ़ते जा सकते हैं, तो वो एमसीक्यूज़ है तो आपके दिमाग में याद रह जाए। लेकिन ऑप्शनल का पेपर आपको लिखना पड़ेगा। तो जैसे मेरा एग्ज़ाम जुलाई में था, हम लोग का एग्ज़ाम मुझे याद है मेंस का, तो मैंने 6-8 महीने पहले से ऑप्शनल पे डेडिकेटेडली पढ़नी शुरू कर दी। तो लिखता था मैं, हर दिन 2 क्वेश्चन करके लिखता था। तो ऑप्शनल पेपर आपको लिखना बहुत ज़रूरी है, बिना लिखे वो डायरेक्ट एग्ज़ाम में आप नहीं लिख सकते। तो बस वही है स्ट्रेटजी है और अच्छे बुक पढ़ें आप। अच्छी बुक पढ़ें और लिखना बहुत ज़रूरी है। जितना ज़रूरी। प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर है और इस एग्जामिनेशन में आपके नंबर उतने ही अच्छे आ सकते हैं। उसामा जी, आपने कई बार चर्चा की कैसे स्टडी आईक्यू आपकी जर्नी में साथ रहा है, लेकिन मैं फिर ये बात मेंशन करना चाहूंगी कि अलग-अलग स्टेजेस में, चाहे वो प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, कैसे स्टडी आईक्यू आपकी जर्नी में आपके साथ अलग-अलग स्टेज में रहा? देखिए स्टडी में हमारा जो डब्ल्यूबीसीएस का जो पैटर्न है उसमें एक लैंग्वेज पेपर होता है इंग्लिश, फिर उसके बाद जीएस पेपर में करंट अफेयर्स का एक पूरा सेक्शन होता है, पॉलिटी का एक सेक्शन होता है और फिर उर्दू ऑप्शनल में मेरे कहीं-कहीं बहुत ज़्यादा रिपोर्ट लिखनी पड़ती है, राइटिंग लिखनी पड़ती है, तो उसमें कंटेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो करंट अफेयर्स के लिए मैं अंकित अग्रवाल साहब का वीडियो देखा करता था। अंकित अग्रवाल साहब का किसी एक इश्यू पे बहुत अच्छा एक 8 मिनट, 10 मिनट या 15 मिनट का एक वीडियो आता है। तो उससे क्या है कि कोई एक इश्यू आपको बहुत थोड़ी वक़्त में आपको क्लियर हो जाएगा। तो अगर वो एग्ज़ाम में आ रहा है तो वो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वो फ़ायदा हुआ। फिर विपुल गोयल साहब की हिस्ट्री जो आती है, मैं उसको डाउनलोड कर लेता था उन सब वीडियोज़ को और खाली औकात में मैं उसको देखा करता था। तो वहाँ से हिस्ट्री को मैंने कवर किया है। उसके अलावा फिर गर्ग गर्ग साहब की जितनी वीडियो थी कभी-कभार मैं उनको देखा करता था। तो इन सब चीज़ों से वो हर एग्ज़ाम में आपका फ़ायदा दिए। लेकिन सबसे ज़्यादा करंट अफेयर्स अंकित अग्रवाल साहब का मैंने देखा और उनकी जो एक इश्यूज़ पे कोई एक जो वीडियोज़ आती है जो 15 मिनट की, वो मैंने बहुत ज़्यादा फ़ॉलो की। उससे क्या है कि आप किसी भी, जैसे अब इंग्लिश में आपको लेटर लिखने आया सोशल इश्यूज़ पे, वीमेन एम्पावरमेंट पे, और वीमेन एम्पावरमेंट पे अगर किस कोई एक वीडियो है अंकित अग्रवाल साहब का, वो आप जाके देखें, देख के फिर उसमें से कंटेंट निकालें और कंटेंट निकाल के उसमें आप इंक्लूड करें। तो आपका आंसर जितना इनरिच होगा, द वो उतने मार्क्स ज़्यादा रिच, तो वो स्टडी आईक्यू ने यहाँ से मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प। उसामा, हमने आपकी प्रिपरेशन के बारे में एक डिटेल चर्चा की। आप कुछ टिप्स देना चाहेंगे सभी एस्पिरेंट्स को इस एग्जामिनेशन से रिलेटेड? टिप्स ये है मैम कि अपने आप को कॉन्फिडेंट रखो, बूस्ट अप रखो, लास्ट ईयर के क्वेश्चन बहुत अच्छे से एनालाइज़ करो, न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करो, मैथ्स वाला चैप्टर बहुत अच्छे से बनाओ, फिर जीएस वाला पेपर है और किसी पेपर को कम और ज़्यादा मत आंको। ये हमारे यहाँ है कि ये पेपर ज़्यादा मार्क्स दिला सकता है, ये पेपर कम, हर पेपर बराबर है, हर पेपर 200 मार्क्स के हैं। आपको 100% पोटेंशियल देना है अपने हर पेपर। ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए स्टैंडर्ड बुक पढ़िए, नोट्स खुद से बनाइए, दूसरों के नोट्स से ज़्यादा अच्छा होता है अपने खुद के नोट्स बनाना। और लिखने की प्रैक्टिस कीजिए। लिखना और मैं बोलूँगा कि मिनिमम रिसोर्स मैक्सिमम रिवाइज़, ये मेरा पैटर्न था। मैं अपने रिसोर्स को लिमिटेड रखता था लेकिन रिवाइज़ बहुत ज़्यादा करता था और प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा।
थैंक यू सो मच उसामा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी प्रिपरेशन से जुड़ी तमाम बातें शेयर करने के लिए। थैंक यू वेरी मच एंड द एंटायर टीम विशेस यू ऑल द वेरी बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया।